मैग्नीट्यूड होते हैं स्केलर कहलाते हैं। देखिए सही बच्चे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, सही बच्चे लिखे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है? सही बच्चे लिखेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर के पास SCALAR स्केलर, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हमारा हो गया टाइम, टाइम के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली क्या होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। अभी तक तुम मैथ्स में वेक्टर से डील नहीं किए हुए, वेक्टर जैसी कोई चीज, डायरेक्शन नहीं देखते थे, नंबर सिर्फ देखते थे 4 5 6 8। अब ऐसा ऐसा मैथ जिसमें हम वेक्टर पर भी ध्यान देंगे, ठीक है ना? तो वेक्टर क्या होगा भाई? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा भाई डायरेक्शन, इसको हम वेक्टर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा भाई डायरेक्शन भी होगा, वेक्टर बोलेंगे। तो मान लो कि कोई ए लिखते हैं और सिर्फ ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा स्केलर है, बट ए ऐसे लिख करके इस पर एरो का मार्का लगाएंगे कि ए हमारा क्या बन गया बताओ वेक्टर, ठीक है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का कैसे करेंगे? कोई भी वेक्टर ए लिख करके ऐसे लगा देंगे, जैसे बी लिख करके ऐसे लगा देंगे, छोटा ए लिख करके। तो कहने का मतलब ये सबके सब क्या है बताओ? कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ए बी लिख करके ऊपर में एरो मार्का जरूर लगे, तभी हम वेक्टर कहेंगे इसको। जैसे ए बी को थोड़ा सा एक्सक्लूसिव करके देखा, ए से स्टार्ट होगा, बी के तरफ जाएगा, ए बी ऐसे बना देंगे और एरो लगाएंगे जरूर। ए को स्टार्ट पॉइंट बोलेंगे और बी को क्या बोलेंगे एंड पॉइंट बोलेंगे, और ए बी वेक्टर बोलेंगे, ए बी वेक्टर, इसको पढ़ेंगे क्या ए बी। अब इन सभी वेक्टर के पास, इन सभी वेक्टरों के पास क्या होगा भाई? मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा भाई मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा भाई डायरेक्शन, ठीक है? मैग्नीट्यूड मतलब इसकी कुछ वैल्यू होगी। जैसे इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बार में लगा देंगे। ए बी के मैग्नीट्यूड को कहते हैं, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कहेंगे ए वेक्टर है, बट ये जो लिखने का तरीका है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट, ठीक है? मैग्नीट्यूड बोले तो सबसे पहले हम लोग एक वेक्टर को पहले समझ लें कि वेक्टर का लिखेंगे, वेक्टर को कैसे, तो ये हेडिंग काट के यहाँ लगा देते हैं। अरे बताते हैं यार, ये पहचानो यार, कोई ना कोई तो होगा रिलेशन में, अपने रिलेटिव सब हम लोग नहीं पहचानेंगे, कितने प्यारे प्यारे हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट हमारे। सुनो, अब ये क्या हो गया, ये हमारा वेक्टर जो है ना, ये हमारी जो वेक्टर है, मान लो कि कोई चीज तुम ऐसे लिखते हो, जैसे तुमने लगा कि एक आदमी है जो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की। देखो कोई भी चीज को हम कहेंगे भाई इसको उठाओ, इसको खींचो, तो किधर फोर्स लगाएंगे? इधर लगाएंगे खींचने के। हम कहेंगे भाई इस बोतल के को उठा लो, तो सर जी उठा लिया। तो जो तुमने लगाया मैग्नीट्यूड, कुछ तो फोर्स लगाया ऊपर की ओर, 5 न्यूटन 50 न्यूटन 60 न्यूटन कुछ तो लगाए हो, और ये जो ऊपर की ओर लगाए ना ये इसका डायरेक्शन है, वो उसका डायरेक्शन। हम कहेंगे इसको एक लात मार दो, लात मार दिया क्या? नहीं लात मार, लात मारोगे तो ऐसे भागना चाहिए ना, डायरेक्शन गलत दे रहे हो। ये तो तुमने क्या किया, 5 न्यूटन से चीजों को उठा लिया, तो उठाने का ये डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो सकता है? अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, ठीक है? ये सब कॉमन डायरेक्शन है नहीं?
ऊपर की ओर, नीचे की ओर, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर, डाउनवर्ड, अपवर्ड, कुछ भी लिख दो। तो हमने यहाँ अपवर्ड लिख दिया। बट हम कहेंगे ये हमारा क्या है, तो तुम बोलोगे सर जी ये वेक्टर है। ये क्या है, तो तुम कहोगे सर इसका नाम लिख देते सर, वेक्टर ए। 5 न्यूटन टुवर्ड्स, क्या लिखेगा, अपवर्ड। यहाँ डाउनवर्ड था, चलो अपवर्ड लिख दिया, ठीक है। अब कहेंगे सिर्फ ऐसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 न्यूटन। किसी वेक्टर का डायरेक्शन छीनना है तो इसको एक बार में ऐसे लगा दो, इस वेक्टर का डायरेक्शन खत्म, ठीक है। अब ये अपवर्ड डाउनवर्ड क्या है, लिखने का तरीका है, आराम से लिखो। मॉड है कि क्या है, वेक्टर की तरफ, जस्ट हम भी थोड़ी देर में, ये वेक्टर को जब ऐसे लिख देंगे तो ये क्या होगा, वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड नहीं हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ सर, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब ये मैग्नीट्यूड हो गया तो इसका डायरेक्शन चल लेगा। तो कहा कि मैग्नीट्यूड अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट कितना लिखोगे यार, उससे बेटर है वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस लिखा जाए, अलोंग द एक्सिस लिखा जाए। तो कहा गया चलो भाई एक्सिस ऐसे लिया जाए, एक्स एक्सिस, ये वाला हमारा जेड एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये एक्सिस वाई एक्सिस। तो कहा कि अलोंग द एक्सिस जो होगा ना, उस इस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप लिखेंगे, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जेड एक्सिस को क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे, और ये आई कैप जे कैप, इसको जे कैप लिखेंगे। और सर ये क्या लगा दिया, ये सब जो है ना ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा उसको उसके डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कर लो कहीं पर कोई आदमी ने ऐसे लिख दिया, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया और ऐसे लिख दिया। वेक्टर कैसे लिख दिया भाई, कि ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है कोई, और इस बी वेक्टर में 5 आई कैप लिख दिया, ऐसे लिख दिया, कैप इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इस कैप को बोलते हैं, ये जो हमारा कैप है ना, ये जो हमारा है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। क्या ये हमारा यूनिट वेक्टर है। बहुत पतला हो गया यार, यूनिट क्या है, वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये हमारा यूनिट वेक्टर। तो 5 इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये यूनिट वेक्टर जो होता है ना, ये इसका डायरेक्शन बताता है। अब बताइए कौन सा डायरेक्शन बता रहा है भाई, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। कहेगा इसको प्लॉट करो भैया, तो कहोगे सर जी 1 यहाँ हो गया सर, ये सर 2 हो गया, ये सर 3 हो गया, ये सर 4 हो गया, ये सर 5 हो गया, और ये जो लाइन बनाया सर, ये 5 आई कैप बनाया, 5 आई कैप बनाया, ठीक है। अब कहेगा इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लो भाई, इसका छीन लो, इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन छीन लिया भाई। डायरेक्शन छीनोगे तो क्या लिखोगे, सिर्फ 5। समझ गया इतना पास। वेक्टर का डायरेक्शन छीनना है तो वेक्टर क्यों इसमें लिखेंगे, या सिंपल लिख देंगे बी, तब भी डायरेक्शन छीन गया। अगर ये वेक्टर बी वेक्टर है तो बी लिख देना, इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में अगर कोई यूनिट है तो यूनिट लिख सकते हैं। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम कहें क्या टाइम हो रहा है सर, 7:40, आई कैप सर, आई कैप बोलना जरूरी है क्या, आई कैप बोलने की कोई जरूरत नहीं है, 7:40 हो रहा है, एक्स एक्सिस पर टाइम है सर, ऐसा कहना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है सर। 7:40 ऊपर की ओर हो रहा है सर, 7:40 नीचे की ओर हो रहा है, यार ये बेवकूफ जैसा बात कर रहा है। ये स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, बट कोई आदमी बोलता है 7 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ऑब्जेक्ट चल रही है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है सर, डायरेक्शन दे सकते हैं सर, 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है। हम कहेंगे 3 का डिस्प्लेसमेंट कर लो सर लेफ्ट की ओर, चलो 2 का डिस्प्लेसमेंट कर दो सर बैक की ओर, ठीक है सर। 4 का 15 डिग्री के एंगल पर 4 का डिस्प्लेसमेंट कर लो सर, ठीक है सर, कर लिया सर 4 का डिस्प्लेसमेंट। ये सब डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है कहीं पर, बट हम कह रहे हैं कि तो आपका सर मास कितना है, तो तुम कहोगे 50 किलोग्राम सर आई एक्सिस के लॉन्ग। क्या बेवकूफी है, 50 किलोग्राम आई एक्सिस के लॉन्ग क्यों लिख रहे हो यार, सिर्फ सीधा बोलो 50 किलोग्राम। हम कहेंगे पोटैटो खरीद के ले आओ, क्या लाएंगे, 5 किलोग्राम ले आएंगे। बताओ वेक्टर की स्केलर है,
स्केलर है, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा ये खोपड़ी बहुत इंटेलिजेंट है और इस खोपड़ी से तुम सोच करके बता दोगे कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। थोड़ा अगर फोर्स पूछेंगे तो वेक्टर है सर, ऐसे लगाएंगे धक्का सर, ऐसे मार सकते हैं सर, इधर मार सकते हैं, डायरेक्शन है सर इसमें। और मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो सबसे पहले तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होंगी जिसके पास डायरेक्शन होगा और कुछ फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दे दिया, कौन दे दिया भाई, जैसे हमारे पास दे दिया किलोग्राम मास, क्या होगा वेक्टर है क्या स्केलर है, स्केलर है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट वेक्टर है। 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री के एंगल बना रहे हो, डायरेक्शन कहाँ है भाई, 40 डिग्री का एंगल बना दो, बना दे भाई 40 डिग्री का एंगल। ऐसे कौन सा वेक्टर सोच रहा है, डायरेक्शन सोच रहा है क्या, डायरेक्शन कहाँ है, 40 डिग्री कैसे भी बना ले यार, ले भाई 40 डिग्री बन, 40 डिग्री बनाना है भाई, 40 डिग्री बन गया 40 डिग्री। तू कहेगा तेरा 40 डिग्री ऐसे है, ठीक है सर ये भी सही है 40 डिग्री, कोई यूनिक डायरेक्शन थोड़ी है 40 डिग्री का। 40 वॉट स्केलर है, पावर है यार। ये भी स्केलर, डायरेक्शन दिया ही नहीं है। टाइम पीरियड स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, डिस्टेंस स्केलर होता है। फोर्स, वेलोसिटी ये वेक्टर है। वेलोसिटी क्या होती है ना, देखो देखो वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा का अंतर है। अगर तुम अपनी गाड़ी का स्पीड बोलते, तुम स्पीड बताते हो कि वेलोसिटी बताते हो, तुम डेली लाइफ में क्या यूज करते हो, वेलोसिटी लिखते हो कि स्पीड लिखते हो, स्पीड ही लिखते हो, उसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हो। तुम कहोगे सर हमारी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर है, ठीक है चल रहे हो, आप किसी भी डायरेक्शन में चला रहे हो उसमें क्या। बट तुम्हें अगर पूछ रहा है, तुम बोलोगे 40 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो तुम्हें 40 किलोमीटर के रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, कहीं भी डायरेक्शन चेंज नहीं करना होगा, ठीक है। बट जब हमारी गाड़ी चलती है तो क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहती है क्या, घूमती रहती है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। हम क्या बताते हैं, स्पीड बताते हैं कि वेलोसिटी बताते हैं, स्पीड बताते हैं। वेलोसिटी बताएंगे जब हम वेक्टर की बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें वेलोसिटी होता है, वहां हम वेक्टर की बात कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दिया, वेलोसिटी लिखेगा तो हमारे पास हो गया क्या ये वेक्टर, फिर स्पीड लिखेगा तो हमारे पास क्या होगा, चलिए वर्क डन, ये भी एनर्जी, एनर्जी स्केलर होती है। एनर्जी क्या होती है, तुम्हारा दिमाग खुद बताएगा कि ये वेक्टर है, छोटे मोटे फिजिकल क्वांटिटी, कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी आए हैं वेक्टर आए जिसके बारे में बता पाना संभव नहीं है। समझ गया सब बच्चा। चलो नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे कितने तरीके का वेक्टर होता है, ठीक है। इसमें से हम एक चीज आप लोगों को पढ़ाया है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर कोई यूनिट वेक्टर लिखना है तो भाई यूनिट वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई कैप, इसको के कैप, इसको जे कैप, और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो रिप्रेजेंट होता है वो ए और ए कैप लगा दो, यूनिट वेक्टर बन गया। जब ए लिखोगे ये हमारा यूनिट वेक्टर, ये हमारा क्या है यूनिट, ये हमारा क्या है यूनिट, ठीक है। समझ गया सब बच्चा। बट अगर हम ए लिखते हैं ऐसे तो ये वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड याद कर लो, मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई 1, कोई भी यूनिट वेक्टर का, चाहे वो आई कैप यूनिट वेक्टर हो, चाहे वो जे कैप यूनिट वेक्टर हो, चाहे वो के कैप यूनिट वेक्टर हो, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है बताओ 1, ठीक भाई। स्केलर होगा और एक क्या होगा वेक्टर होगा। आसान चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, बट इस वेक्टर को अगर समझोगे तो एक और चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री करके, उसमें भी वेक्टर का यूज है। अगर ये चैप्टर आप सीख जाते हो तो वो चैप्टर भी आप सीख जाओगे, दोनों चैप्टर एक दूसरे को रिलेट करेगा। बट एक वेक्टर नहीं सीखोगे तो 3D भी समझ में कम आएगा। वेक्टर को समझने के लिए एक सबसे पहले एक चीज समझ ले, स्केलर। स्केलर कहने का मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन
नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जैसे टाइम, 8 बज गया या 8 बज गया, तो 8 बजे जो टाइम है 8 PM या 8 AM की बात है, उसमें मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। आवर या टाइम ये सब के पास हमेशा नहीं बोलेंगे कि 4 आवर डाउनवर्ड या अपवर्ड, ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो टाइम हो गया। जैसे मास है, मास के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे हम कह रहे हैं हमारा मास जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट जो है इसका मास 5 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम अपवर्ड या डाउनवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कॉमन सेंस कहता है यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी उसको हम स्केलर बोलते हैं। मैथ में तुम अभी तक स्केलर क्वांटिटी से ही डील किए हो, अब हम वेक्टर से भी डील करेंगे। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा भाई, डायरेक्शन होगा। ए सिर्फ ऐसे लिखते हो तो ये स्केलर है, बट ए के ऊपर एरो लगा दोगे तो क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसी भी चीज पर एरो लगा दो। जैसे ये सारे हमने वेक्टर लिखे हैं, ए वेक्टर लिखे हैं, बी वेक्टर लिखे हैं, छोटा ए वेक्टर लिखे हैं, ए बी वेक्टर लिखे हैं। अभी ए बी वेक्टर क्या है भाई, ए पॉइंट स्टार्ट पॉइंट है और बी क्या है भाई, फाइनल पॉइंट है। तो ये ए बी वेक्टर, ठीक है। चलिए भाई, और वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। अब इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेक्टर के मार्का को हम बार में डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे, ऐसे लगा देंगे, तो समझ लो ये मैग्नीट्यूड बन गया, ठीक है। ये भी मैग्नीट्यूड बन गया, ये मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। डायरेक्शन इसका हमने क्या कर लिया, छीन लिया। मान लो कि कोई वेक्टर दिया और तुम्हें कहेंगे उसका डायरेक्शन चिन लो, तो मान लो कि तुमने एक वेक्टर लिखा, पी वेक्टर लिखा, और इस पी वेक्टर का कहेंगे डायरेक्शन ले लिया जाए पी वेक्टर का, तो कहेंगे पी को वेक्टर लिखो, तो सर ये वेक्टर लिख दिया, और इसका डायरेक्शन चिन लो। तो डायरेक्शन मतलब क्या, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दो, तो कुछ ऐसे लिख दो, तो ये सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो भाई, चलो अब क्या हो गया कि जैसे कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने लिखा ना कि वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन, कोई वेक्टर कहा कि या डाउन, जैसे हमने लिख दिया वेक्टर 5 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये वेक्टर है एक तरीके से। इस वेक्टर को हमने ए वेक्टर लिख दिया और 5 न्यूटन टुवर्ड्स क्या, अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग अगर इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर एक बार लगा देंगे, तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन इसका छीन लेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, 5 न्यूटन लिख देंगे, ठीक है। चलो भाई, एक हमने यूनिट वेक्टर बताया था, यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कैप को ऐसे लिख देते हैं, इसको कैप पढ़ते हैं। एक कैप कहने का मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इस यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ, 1 है। चलो भाई, यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से, तो एक्स के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जे के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप लिखेंगे, और के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे भाई, के कैप लिखेंगे। कुछ इस तरीके से हम वेक्टर को क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग वाले वेक्टर को आई कैप लिखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग वाले वेक्टर को जे कैप लिखेंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे, के कैप लिखेंगे। सपोज कर लो कि कोई आदमी आपको ऐसे दे दिया, मान लो कि दे दिया 4j, तो 4j कैप, ये क्या है भाई, वेक्टर है। कौन सा वेक्टर भाई, ए वेक्टर है, लिख सकते, ये 4 है। अगर हम पूछेंगे इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो फिर तुम सिर्फ बोलोगे क्या, ऐसे लिख देंगे सर ये 4 इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। कहेंगे इसको रिप्रेजेंट करो, तो तुम कहोगे सर ये एक्स एक्सिस हो गई सर, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया सर, और ये हमारा क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। बट यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट 4 का दिखाना है वो किस एक्सिस के अलोंग दिखाना है, बोलो, वाई एक्सिस के अलोंग दिखाना है, क्योंकि जे कैप आपको ये बता रहा है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और एरो लगा देंगे, ये हमारा क्या दिखेगा, बोलो, 4j कैप, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। समझ गया सब बच्चा। चलिए अब छोटा सा थोड़ा सा सवाल, एक चीज देख लेते हैं, सभी बच्चे हमारे साथ एक सवाल को देखेगा, सभी बच्चे समझ जाएगा। जैसे एक चीज है, सुनो सभी बच्चे, जैसे रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 मीटर
30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ तथा इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करो। चलो भाई इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले। चलिए भाई चलिए यहीं रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस वेक्टर को क्या करा है, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सभी बच्चों को पता है कि ऐसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बना लेंगे। सभी बच्चों को पता है ये नॉर्थ है और ये क्या है बताओ, साउथ है। ये क्या है, ईस्ट है। और ये क्या है बताओ, वेस्ट है। नहीं माउस पड़ा हुआ है क्या किसी बच्चे के पास, दे दो बेटा। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, ये नॉर्थ है तो देखो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको जब हम नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहते हैं तो नॉर्थ से कहां जाएंगे, ईस्ट के तरफ जाएंगे। तो नॉर्थ से चले ईस्ट की ओर। देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ होना तो आप 30 डिग्री नॉर्थ से किधर जाओ, ईस्ट के तरफ जाओ। और कितना किलोमीटर, 40। तो 1 किलोमीटर ये हो गया, 2 किलोमीटर ये हो गया, 3 किलोमीटर स्केल बना रहे हैं, 4 किलोमीटर। और इस पर एरो लगा देंगे और यहां पर लिख देंगे क्या, 30 डिग्री। इस तरीके से वेक्टर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ओरिजिन मान लिया इस पॉइंट को, इस पॉइंट को ओरिजिन माना और यहां से हमने 4 डिस्प्लेसमेंट किया, एक 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का और एरो लगा दिया। और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चला गया, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये रिप्रेजेंटेशन समझ गया, ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। इस वेक्टर का नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे भाई, इस वेक्टर को हम O लिख देते हैं और इसको P लिख देते हैं। ये OP वेक्टर बन गया, O इनिशियल पॉइंट हो गया और P क्या बन गया बताओ, फाइनल पॉइंट हो गया। और इसको लिखेंगे 40 किलोमीटर, बोलो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ क्या, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बस लिख दीजिए, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। समझ गया सभी बच्चा, चलिए आसान है वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। अब पूछ रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग वेक्टर स्केलर। तो क्लासिफाई में अगर हम पूछेंगे कि कौन है वेक्टर, तो बताओ कौन है वेक्टर। किलोग्राम क्या वेक्टर है, बोलो, स्केलर है। किलोग्राम क्या है, स्केलर है। चलो हमारा किलोग्राम स्केलर है। क्या मीटर पर नॉर्थ वेस्ट क्या है, ये स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर है। 40 डिग्री बताओ वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर है। 40 वाट वेक्टर है, स्केलर है, स्केलर है सर। इतना कूलम 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेक्टर है। ये हमारा एक्सेलरेशन है। ये क्या है, इसको कहोगे सर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तुम बच्चे बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं है क्या है। जान जाओ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेक्टर होता है। फोर्स क्या होता है, कोई बच्चा बता दो। फोर्स क्या होता है, जिसको हम न्यूटन लिखते हैं, क्या होता है बताओ, वेक्टर होता है। टाइम क्या होगा, कोई बच्चा बता दो, जिसको हम आवर लिखते हैं, क्या होगा भाई, सेकेंड, स्केलर होगा। चलिए भाई, टाइम पीरियड भी क्या होगा, स्केलर होगा। डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर होगा। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर होता है। चलिए भाई, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। स्पीड क्या है, स्केलर है। वेलोसिटी हमारा वेक्टर। वर्क डन क्या है, स्केलर है। फोर्स क्या है, वेक्टर है। चलो भाई, फोर्स क्या है, वेक्टर। फोर्स में डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होता है, मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। तो यहां पर ऐसा कुछ क्वेश्चंस ऐसे कुछ टफ नहीं आएंगे, बट थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। आपके कुछ और सवाल आएंगे। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले एक जीरो वेक्टर के बारे में जान ले। जीरो वेक्टर जैसा कि नाम से पता है, जीरो मैग्नीट्यूड होगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जीरो वेक्टर भाई, ये हमारा जीरो वेक्टर, ये हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखो जीरो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट, जैसे जीरो वेक्टर को ऐसे लिखेंगे और जीरो वेक्टर को ऐसे ऐसे भी लिखते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम है, जीरो वेक्टर है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है।
ठीक है। इस जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? जीरो होगा। इस जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? जीरो। हाँ चलिए भाई, ए ए जीरो वेक्टर है, बी बी जीरो वेक्टर है, जीरो पर एरो जीरो वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैप लगा के बनाते हैं। कैसे बनेंगे यूनिट वेक्टर भाई? कोई भी वेक्टर लिखो और उस पर कैप लगा दो। कोई भी वेक्टर लिखो और उस पर क्या लगा दो? कैप। जैसे ए बी वेक्टर लिखोगे और इस पर कैप लगाओगे तो ये यूनिट वेक्टर है। जैसे हम बी लिख दिया और इस पर कैप लगा देंगे तो क्या होगा? ये यूनिट वेक्टर। जे लगा देंगे क्या होगा? यूनिट वेक्टर है। बट ये एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट। आई लगा देंगे, कैप लगा देंगे, क्या होगा? यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के लगा देंगे, कैप लगा देंगे, यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस के। समझ गया? यूनिट वेक्टर जीरो वेक्टर समझ गया। उसके बाद को इनिशियल वेक्टर क्या होगा? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब, को मतलब होता है कॉमन, कॉमन इनिशियल पॉइंट हो। जैसे यहां से चला एक वेक्टर, चला ओ से चला ए तरफ और एक ओ से ही चला क्या? बी तरफ, तो को इनिशियल वेक्टर हो गया भाई। दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, नहीं हो गया? को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर, कोलिनियर में क्या होगा भाई? कोई एक वेक्टर होगा ऐसे, जहां पर ये वेक्टर एंड होगा वहीं से एक और वेक्टर चल देगा, कोलिनियर वेक्टर होगा। जैसे हम कैसे लिखेंगे भाई? ए वेक्टर ऐसे लिख दिया, बी वेक्टर लिख दिया और सी वेक्टर लिख दिया, तो क्या लिखेंगे भाई? ए बी वेक्टर लिख दिया और एक क्या लिख दिया बताओ? बी सी वेक्टर। देखो इन दोनों में जहां पर ये एंड किया ये वेक्टर, वहीं से दूसरा वेक्टर क्या हो गया? शुरू हो गया। थोड़ा पढ़, two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective their magnitude and direction। ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या होगा भाई? क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है? नहीं सर, मैग्नीट्यूड तो इक्वल लग रहा है बट इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसका डायरेक्शन क्या है बताओ? नीचे की ओर। नहीं है भाई। इक्वल वेक्टर कैसे लिखेंगे भाई? एक वेक्टर ऐसे बना दिया, दूसरा वेक्टर भी ऐसे बना दिया, इन दोनों वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। समझ गया सब बच्चा? चलिए, निगेटिव वेक्टर कहने का मतलब हो गया कि कोई वेक्टर क्या करेगा भाई? जैसे हमने ए वेक्टर इधर बनाया, ए वेक्टर ऐसे बनाया, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया ये बी वेक्टर, माइनस ए वेक्टर हो गया। जैसे मान लो कि ए बी वेक्टर बनाया, इसका कहेगा निगेटिव वेक्टर बनाओ, तो माइनस बी ए वेक्टर लिख लो, ये निगेटिव वेक्टर है। ठीक है, ए बी का ये निगेटिव नहीं हो गया, बी ए हो। ठीक है, अगर इन दोनों को बराबर लिखेंगे तो बी ए का जब निगेटिव लगाएंगे वो किसके बराबर होगा बताओ? ए बी का होगा। कोई भी वेक्टर ए बी वेक्टर का तुमसे पूछेगा निगेटिव वेक्टर लिखो, तो तुम क्या लिखोगे? बी ए वेक्टर क्या है? इसका निगेटिव वेक्टर है। क्या हुआ भाई? ए बी का मतलब ए स्टार्ट पॉइंट है, बी क्या है? फाइनल पॉइंट है, और हमारा ये क्या है? बी स्टार्ट पॉइंट और ये क्या है? इनिशियल पॉइंट। अगर रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो ये ए बी वेक्टर ये हो गया, तो बी ए वेक्टर कौन हो गया? ये हो गया। बी स्टार्ट हो गया, ए इनिशियल पॉइंट हो गया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन क्या होगा भाई? अपोजिट होगा, अलग अलग होगा, अपोजिट होगा, अलग अलग क्या होगा? अपोजिट होगा। तो ये सब बातें कॉमन कॉमन सी बातें हैं जो आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर का। ठीक है, चलिए देखो एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। क्या किया रिप्रेजेंटेशन? एग्जाम्पल में कर लेते हैं एक छोटा सा। चलो भाई छोटा सा क्या कर रहा है भाई? एग्जाम्पल देखते हैं। कहता रिप्रेजेंट ग्राफिकली 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ क्या? साउथ। कैसे बनाएंगे भाई? एक लाइन बना लो, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो जैसे बनाते हैं। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लिखते थे, ये नॉर्थ लिखते थे, ये साउथ लिखते थे, इधर ईस्ट लिखते थे और इधर क्या लिखते थे बचपन में? वेस्ट लिखते थे। अब साउथ ऑफ वेस्ट जाना है, तो साउथ से वेस्ट की तरफ जाना है, तो साउथ से वेस्ट की तरफ जाना है। कितना डिग्री भाई? 30 डिग्री जाना है। कितना किलोमीटर? 40। 1 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, थोड़ा और बना लो 4 किलोमीटर। यहां से ये जो डायरेक्शन है, ये जो लाइन है, ये क्या बता रहा है? ओपी वेक्टर को बता रहा है, और ये ओपी वेक्टर इस वेक्टर को जस्टिफाई कर रहा है। आंसर देखोगे तो यही बनाया होगा, देखना। ठीक, समझ रहा है सब? अच्छा कर देगा। 5 सेकंड बताओ,
वेक्टर के स्केलर है, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, स्केलर है, 10 न्यूटन, 30 किलोमीटर पर आवर, स्केलर, डायरेक्शन नहीं दिया है, स्पीड है ये, स्केलर। आसान है, इसलिए सभी बच्चे कर लेंगे। 3 एक्सरसाइज की 4 एक्सरसाइज। अब क्या है यहां पर पूछना है, चौथा सवाल कह रहा है कि भाई फिगर 10.16 को आराम से देखो, 4 एक्सरसाइज। 10.6 एक स्क्वायर बनाया गया है, कुछ आइडेंटिफाई करना है। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर कौन कौन दिख रहा है बताओ? कॉमन इनिशियल पॉइंट होना चाहिए भाई, ए और बी। ये ए वेक्टर देखो, इनिशियल पॉइंट कौन है? ये है। और डी जो है उसका भी इनिशियल पॉइंट यही है, ए और डी। कोई इनिशियल वेक्टर है, सही तो नहीं है। इक्वल वेक्टर कौन है भाई? ध्यान से दी, इक्वल वेक्टर का ए वेक्टर ऐसे है और सी वेक्टर तो ऐसे है भाई, ये तो है ही नहीं। डी वेक्टर नीचे है और बी वेक्टर भी नीचे है। डी और क्या है? ये वेक्टर देखो ध्यान से, ये नीचे आ रहा है, ये वेक्टर ऊपर से नीचे आ रहा है, इक्वल वेक्टर। कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। कॉलिनियर देखो, ये कॉलिनियर, ये वेक्टर और ये वेक्टर कॉलिनियर है, पैरेलल है ना, बट इक्वल नहीं है। इसका ये डायरेक्शन है और इसका ये डायरेक्शन, बट इस वेक्टर को उखाड़ करके यहां लगा दें, यहां लगा सकते हैं इस वेक्टर को, यहां उखाड़ करके यहां लगा दे उस पर, तो क्या हो? ये लाइन ऐसे बन गया और ये लाइन क्या बन गया? ऐसे बन गया। ये हमारा सी वेक्टर हो गया। कॉलिनियर तो है बट इक्वल नहीं। इक्वल होने के लिए दोनों का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये वेक्टर बताओ, ये वेक्टर इस वेक्टर के कॉलिनियर है? कॉलिनियर तो है बट इक्वल है? इक्वल भी है, बट तुम्हें कह रहा है नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल के कंडीशन में ये वेक्टर इस वेक्टर के कॉलिनियर तो है, पैरेलल तो है, बट इक्वल नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? इधर है। समझ गया सब बच्चा? एक बार कॉलिनियर वेक्टर का डेफिनेशन फिर से पढ़ लो। कॉलिनियर वेक्टर का डेफिनेशन फिर से पढ़ लो। टू वेक्टर, टू और मोर वेक्टर सेट टू बी कॉलिनियर। यहां से पढ़ना है इफ दे आर पैरेलल, एक शर्त होना चाहिए पैरेलल टू द सेम लाइन, एक ही लाइन के अकॉर्डिंग पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? इररिस्पेक्टिव देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा भी हो सकता है, ठीक है? बट पैरेलल होना चाहिए। तो देखो यहां पर जो हमने सवाल बनाया, हम लोगों ने अभी जो सवाल बनाया, उसमें नीचे वाला वेक्टर जो हमारा ए वेक्टर है वो सी वेक्टर के क्या है बताओ? ए वेक्टर सी वेक्टर के क्या है बताओ? पैरेलल तो है, बट ये वेक्टर उधर जा रहा है और ये वेक्टर क्या जा रहा है? इधर जा रहा है। पैरेलल है ना भाई, पैरेलल वेक्टर ही कॉलिनियर हो सकता है, ठीक है भाई? चलो भाई, अब पहला बात बताओ, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या कॉलिनियर होगा? होगा भाई। ए वेक्टर क्या होगा भाई? ये ए वेक्टर ऐसे बनाते हो तो माइनस ए वेक्टर क्या बनाओगे? ऐसे बनाओगे। कॉलिनियर तो है ही। टू कॉलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोई जरूरी नहीं है, ये वेक्टर अगर बड़ा भी बना देते हैं तो कैसे होगा भाई? कॉलिनियर तो है बट मैग्नीट्यूड इक्वल थोड़ी है यार, ये मैग्नीट्यूड इक्वल थोड़ी है, ये तो भाई बड़ा हो गया, ये क्या हो गया बताओ? छोटा हो। फॉल्स है ये। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर। सेम मैग्नीट्यूड वाला कॉलिनियर थोड़ी होता है, पैरेलल होगा तो कॉलिनियर हो। टू कॉलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कॉलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, कोई जो नहीं इक्वल होगा। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, कहां है भाई? डायरेक्शन नहीं भी हो सकता, ये भी फॉल्स। चलिए भैया, खत्म कहानी, कहानी खत्म। किसका खत्म? पहले एक्सरसाइज की कहानी खत्म। अब हम लोग वेक्टर का एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सही बच्चे, वेक्टर एडिशन। और आज की क्लास में कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, क्या होगा उसका? और इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है फिर भी बच्चे एब्सेंट है। दुर्गा पूजा हुआ,
ठीक है भाई, छुट्टी मनाया 2 दिन तक हम लोग भी ने कंटिन्यूअस छुट्टी मनाया, फिर आना चाहिए ना बच्चों को, अभी भी छुट्टी मना रहा है, पता नहीं कितना छुट्टी मनाएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे भाई, ठीक है, कैसे करेगा एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें एक हमें ट्रायंगल लॉ पढ़ना है। कहा गया कि एक वेक्टर अगर आप ऐसे बनाते हो, दूसरा वेक्टर आप इसके ऊपर बनाते हो, इस वेक्टर का नाम ए बी लिखते हो, इसी के मुंडे पे दूसरा वेक्टर ऐसे बना देते हो सी, यानी इसके जहां पर ये टिप खराब खत्म होता है वहीं पर बनाते हो। तो ए बी वेक्टर में अगर आप बी सी वेक्टर को ऐड करोगे, बीसी वेक्टर को ऐड करोगे तो एक नया वेक्टर बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एसी वेक्टर बोलेंगे। समझ गया, ठीक है, नहीं समझेगा, यही समझेगा। कैसे हुआ, ये वेक्टर क्या हुआ, ऐसे जाएगा, दूसरा वेक्टर यहीं से बनना चाहिए, ठीक है, तो तीसरा वेक्टर जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये होगा, याद कर लो। ऐसे लिखते हैं, इसी को वेक्टर का एडिशन बोलते हैं और इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल। नहीं जानते हैं लिख लीजिए सही बच्चे, ट्रायंगल, ठीक, तो ये बच्चे इसको याद कर लीजिए। कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर बराबर में लिखेंगे माइनस का सी ए वेक्टर, नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो सर। एसी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर के क्या होता है, बराबर होता है। कभी कभी ऐसे भी लिख दो, माइनस बी ए वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए सी वेक्टर, ये भी चलेगा। देखो जैसी इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट बनाओगे, फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बनाओगे, वेक्टर का साइन के आगे नेगेटिव साइन लगा दो, क्योंकि हमने सीखा है, क्या सीखा है भाई, ए बी वेक्टर बराबर होता है नेगेटिव ऑफ इसके बी ए वेक्टर के। तो जहां पर ए बी वेक्टर है वहां पर माइनस बी ए वेक्टर लिख सकते, जहां पर ए सी वेक्टर है वहां पर माइनस सी ए वेक्टर लिख सकते। समझ गया, ठीक है, चलिए भाई, ट्रायंगल लॉ समझ गया सब बच्चा। देखो एक वेक्टर का फ्री एंड डायग्राम होता है, ध्यान से देखो सही बच्चे, वेक्टर का फ्री एंड डायग्राम क्या होता है, सो समझो सही बच्चे। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, कहेगा जोड़ने के लिए, तो ये वेक्टर को उठाओ, कहेगा ए में बी जोड़ो भैया, ए में बी जोड़ो, तो क्या करेगा भाई, ए में बी जोड़ना है, क्या बोला मैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ए में बी जोड़ना है, तो ए को रहने देंगे और बी को उठा करके, ये ऐसे है ना, इसको उठा के हम ये ऐसे लगा देते, ऐसे लगा देते, बना दिया। ये बी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का सा और ऐसे होना चाहिए, नहीं हल्का सा ऐसे और थोड़ा सा, ये बी वेक्टर बना दिया। इस वेक्टर को सोचो, इसको उखाड़ करके यहां चिपका दो, ऐसा सोचो, ठीक है, कहां पर, इसके एक के टिप पे जोड़ लो, तो क्या बनेगा, इस वेक्टर में आपने इस वेक्टर को जोड़ दिया, देखो यहां बना दिया ये डॉटेड लाइन, इसको उखाड़ के यहां लगा दिया, तो ये जो वेक्टर होगा वो क्या बनेगा, ए वेक्टर में प्लस कर दिया क्या, बी वेक्टर। ध्यान से समझो सही बच्चे। अब हम कह रहे हैं कि नहीं भैया आप बी में क्या वो जोड़ो, ए जोड़ो, तो बी वेक्टर को एज इट इज रहने दो, इसको उखाड़ करके यहां लगा दो, इसको उखाड़ करके यहां लगा दो, इसको उखाड़ करके यहां लगा दो, ये वाला वेक्टर को उखाड़ के यहां लगा दो, किसके टिप पे लगा दो, एक के टिप पे लगा दो। कौन सा वेक्टर है ये, ए वेक्टर है। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, यहां से, क्या ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या सेम नहीं दिख रहा है तुमको, ये वाला वेक्टर लाल वाला लाइन और ये वाला लाल वाली लाइन क्या सेम दिख रही है, हाँ सर सेम दिख रही है। ध्यान से देखो, देखो एंगल फैंगल तो बोल ही नहीं रहे, तो अपने मन से दिमाग लगा रहा है। अरे कहा कुछ चेंज हुआ भाई, हमने तो सीधा सीधा बताया कि इस ए वेक्टर के एंड पे बी वेक्टर लगाया, ग्रीन कलर का ए प्लस बी वेक्टर बन गया। अब बी वेक्टर के एंड पे एंगल फैंगल कहां लगाया, कोशिश किया ये वाला वेक्टर इसके क्या किया, बराबर लिखा और रिजल्टेंट वेक्टर ये लिखा। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर तुम्हें सेम लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है, बता दो पहले। सेम लग रहा है क्योंकि लेंथ उतनी बड़ी दिख रही है सर, और डायरेक्शन भी एरो का मार्का भी सर उधर ही दिख रहा है, यानी ये दोनों वेक्टर इक्वल है। यानी आप क्या समझे, ए वेक्टर में या तो बी वेक्टर जोड़ दो या बी वेक्टर में क्या जोड़ दो बताओ,
ए वेक्टर जोड़ दो, बात क्या है, सेम है। यानी लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को ओबे करता है। ध्यान से सुनो सभी बच्चे, बोलो कोई बच्चा। ये जो हमारा ए वेक्टर है ना, ये वेक्टर, इस पर बी वेक्टर जहां एंड होता है वहीं से बी वेक्टर स्टार्ट होगा। देखो ये वाला ध्यान से देखो सही बच्चे, ध्यान से देखो, देखेगा ये जो बी वेक्टर है क्या इसके जैसे इक्वल नहीं है? ये देखो ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को ध्यान से देखो, इक्वल नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? एकदम इक्वल दिख रहा है भाई। सिर्फ क्या किया, इसको उखाड़ा और किस पे टिका दिया, ए के टिप पे टिका दिया। बस ऐसे सोचना, जैसे ही इस पर टिकाओगे तो ए के जो स्टार्ट होगा ये वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ करके ये जो हमारा क्या बन जाएगा, सी वेक्टर बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। इस तरीके से ट्रायंगल लॉ को हमें क्या करना है, चलो बताओ ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है? ये बताओ कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। ये वेक्टर भी क्या है बताओ, क्योंकि ये वेक्टर को यहां बनाया गया है, ये वेक्टर को खाड़ के कहां बनाया गया, ये बी वेक्टर के टिप पे, ध्यान से देखो, इस बी वेक्टर के टिप पे क्या जोड़ दिया है, ए वेक्टर बना दिए हैं। तो ये क्या बन गया भाई, ये जो रिजल्टेंट है वो क्या है, बी वेक्टर में प्लस कर दिया क्या, ए वेक्टर। इसमें ए वेक्टर के टिप पे क्या बना दिया भाई, बी वेक्टर। ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ दिया, फिर से ए प्लस बी वेक्टर आ गया। दोनों वेक्टर जो ओसी वेक्टर है वो बराबर है, यानी पैरेललोग्राम लॉ। इस तरीके से सोचने से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। देखो एक वेक्टर ऐसे हो, दूसरा वेक्टर ऐसे हो, कैसा वेक्टर है कोई बच्चा बता दो? ये को इनिशियल वेक्टर है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये पॉइंट्स क्या है, सेम है। ये वेक्टर हमारा कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है। ये हमारा कौन सा है, ए वेक्टर। ये वेक्टर कौन है बताओ, बी वेक्टर। इन दोनों से एक पैरेललोग्राम नहीं बना सकते हैं? हाँ सर पैरेलल, तो क्या बनाएंगे, यहां से ऐसे ऐसे। बताइए कौन सा वेक्टर बना दिया, ये ए वेक्टर बना दिया, और इसको क्या बना दिया, तो ये जो डायगोनल, जो यहां से ये डायगोनल जानती है ना, ये जो डायगोनल जाता है ऐसे, ये रिजल्टेंट होता है इसका और इसका। इस तरीके से सोचना ट्रायंगल लॉ कहलाता है, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ कहलाता है। समझ गया? इसी बात को तुम कैसे सोचो, एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, रिजल्टेंट ऐसे, कौन सा लॉ है बताइए, ट्रायंगल लॉ हो गया। एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, रिजल्टेंट ऐसे, कौन सा लॉ दिख रहा है, पैरेललोग्राम। क्या कंप्लीट करोगे भाई, ऐसे एक बना लो, ऐसे एक बना लो, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। ये जो डायगोनल है जो इस दोनों वेक्टर के को इनिशियल पॉइंट से गुजरता है, को इनिशियल पॉइंट मतलब समझ गया ना, जो इनिशियल पॉइंट है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है, वहां से गुजरने वाला डायगोनल इस दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये डायगोनल रिजल्टेंट नहीं होगा। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? चले आगे गाड़ी लेकर के। तो कौन कौन लॉ सीख गया, पैरेललोग्राम लॉ सीख गया, और क्या सीख गया बताओ, ट्रायंगल लॉ सीख गया। एक और पैरेललोग्राम लॉ भी समझ लो, ये ट्रायंगल लॉ का इक्विवेलेंट है। पर पैरेललोग्राम का फिगर कैसे बनाएंगे भाई, एक वेक्टर ऐसे बनाएंगे, दूसरा वेक्टर ऐसे बनाएंगे, बाकी को क्या बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। तो इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाएंगे भाई, ये रिजल्टेंट वेक्टर। इस वेक्टर को क्या बोलोगे, ए वेक्टर बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, बी वेक्टर बोलोगे, इसको क्या बोलेंगे, ए प्लस बी। कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम। बट ऐसे सोचेंगे तो कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। एक लॉ क्या हो गया, वेक्टर ऐसे हो गया, दूसरा वेक्टर ऐसे बनाएंगे, तीसरा रिजल्टेंट ऐसे बनाएंगे। ये बताओ किस लॉ से फिगर बनाया गया है, ट्रायंगल लॉ से। बी केयरफुल, दोनों एक ही बात दिखती है बट बातें अलग अलग है, अलग अलग तरीके से जस्टिफाई कर। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन में कहा गया कि ये कम्यूटेटिव नेचर का होता है, जो बात हमने क्या कर दिया आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, ये कम्यूटेटिव में ए में बी जोड़ो या बी में क्या जोड़ो, सी जोड़ो, सॉरी बी में ए जोड़ो, बात क्या है, सेम होता है। ये एसोसिएटिव नेचर का भी होता है। एसोसिएटिव नेचर कहने का मतलब कुछ ऐसा, तीन वेक्टर का वेक्टर सम,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको भी ये मानता है। क्या मतलब हुआ एसोसिएटिव नेचर का मतलब? पहले आप ए बी में जोड़ो सी वेक्टर, ए में बी जोड़ो, जो रिजल्टेंट आएगा उसमें सी जोड़ो। जैसे हमने क्या किया बताओ, ए में क्या जोड़ दिया बताओ, बी जोड़ दिया, बी जोड़ दिया ना, तो क्या बन गया, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो रिजल्टेंट क्या बन गया बताओ, ए प्लस बी वेक्टर, ये बन गया। अब ए प्लस बी वेक्टर में क्या जोड़ना है बताओ, सी वेक्टर, तो इसके टिप पर एक सी वेक्टर बना दो, सी वेक्टर बना दो, तो ये जो बनेगा, ये जो रिजल्टेंट होगा, इसको क्या लिखेगा बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके रिजल्टेंट में कौन जोड़ दिया है भाई, सी वेक्टर। अब उल्टा बात कह रहा है, पहले क्या कर रहा है, अब इसी कहानी को कह रहा है कि बी और सी को पहले जोड़ो, ठीक है, चलो भाई बी और सी को पहले जोड़ो, ध्यान से देखो सही बच्चे, अब बी और सी को पहले जोड़ेंगे, इस बी को और इस सी को पहले जोड़ेंगे, तो इसका रिजल्टेंट कौन आएगा बताओ, ये आएगा, नहीं ना आएगा, ये क्या होगा, बी वेक्टर प्लस में क्या होगा बताओ, सी वेक्टर, और इस बी वेक्टर और सी वेक्टर में, इस बी और सी वेक्टर में किसको जोड़ देना है, ए वेक्टर को जोड़ते, ए वेक्टर के टिप पे बी और सी बनाएंगे, तो क्या बन गया भाई, किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया ए वेक्टर में प्लस कर दिया बी वेक्टर प्लस क्या हो गया, सी वेक्टर, यही तो ब्लू लाइन बनेगा। नहीं आया ना समझ में आपको? देखो ये क्या है बताओ, ए वेक्टर है, इसके टिप पर क्या बनाया भाई, बी वेक्टर, तो ये वाली रेड वाली लाइन क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी वेक्टर के टिप पे, ए प्लस बी वेक्टर के टिप पे क्या बनाया बताओ बच्चा पार्टी, सी वेक्टर बनाया, तो ये ब्लू वाली जो लाइन है वो क्या बन गई, ए प्लस बी प्लस क्या, सी, बात खत्म। अब क्या करना है हमें, पहले बी और सी को ऐड करना है, तो बी और सी को कैसे ऐड करोगे, पहले बी वेक्टर बनाओ, तो बी वेक्टर आपका बना ही हुआ है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर के टिप पर क्या बनाएंगे बताओ, सी वेक्टर, तो रिजल्टेंट व्हाइट वाला दिख रहा है सबको। अब इस व्हाइट वाले के रिजल्टेंट, ये जो आपका सी वेक्टर वो किसमें ऐड करना है, ए में, तो ए वेक्टर के देखो कि टिप पर व्हाइट वाला बन रखा है, ए वेक्टर के टिप पर व्हाइट वाला बन रखा, और व्हाइट वाला है क्या, बी प्लस सी वेक्टर है, तो बी प्लस सी किसमें ऐड हो गया, ए में ऐड हो गया, तो ए में प्लस कर दिया बी प्लस सी, तो फिर से तो ब्लू वाली लाइन बनी गई भाई, ठीक तो है भाई, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम होता है। आपको सिर्फ याद भी रखो कि ये कम्यूटेटिव बात मानता है और ये एसोसिएटिव की बातों को फॉलो करता है। चलिए भाई, थोड़ा सही बच्चे कंसंट्रेट हो, थोड़ी देर आओ, थ्योरी पढ़ लोगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा चीजें। एक और बात, किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर, मान लो कि हमने एक वेक्टर लिख दिया ए बी वेक्टर को हमने लिख दिया कुछ, और ए बी वेक्टर हमने बना लिया, अब इसको स्केलर क्वांटिटी से 2ab लिख दिया, तो 2ab लिखेंगे तो बताओ इसका क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दुगुना भाई, ए बी मैग्नीट्यूड क्या होगा, दुगुना होगा। डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बट कोई आदमी कह दिया -2ab बना भैया, तो क्या करेगा भाई, -2ab, तो यहां से स्टार्ट होकर के दुगुना क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में चला जाएगा, ये माइनस का 2ab हो गया, ये पॉइंट हमारा ए बन गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये पॉइंट ए बन गया और ये पॉइंट बी हो गया, बट इस बार इसका मैग्नीट्यूड जो है इसके मैग्नीट्यूड का दुगुना है, बट इस बार इसका मैग्नीट्यूड भी दुगुना है और डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड दुगुना होगा या मैग्नीट्यूड बदलेगा, बट निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा। चलो भाई, समझ गया सब बच्चा? बताओ इस वेक्टर को क्या किया है, आधे से मल्टीप्लाई किया है, बताओ इसका क्या चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज किया, कितना हो गया, इस वेक्टर का आधा दिख रहा है, ये वेक्टर 2a है, इसका आधा कर दिया है, हाफ कर दिया है, क्या हो गया, उल्टा हो गया, इसका आधा किया, एक आधा किया, हाँ भाई, तो देखो माइनस किया तो उल्टा हो गया, इस वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उल्टा कर दिया, समझ गया? अरे तुम लोग बहुत होशियार लड़का।
चलो अब हम लोग एक सवाल बनाएंगे कि किसी फैक्टर को हम कैसे लिखते हैं। सुनो सभी बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात को सभी बच्चे समझ जाओगे तो समझ लो तुमने अपनी जंग जीत ली। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। चलो भाई, अभी हमने सीखा कि वेक्टर के पास क्या होता है बताओ? मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है बताओ? डायरेक्शन। अगर 4i लिखे है तो बताओ कोई बच्चा, इसका डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस। किसको देख के बता रहे हो? आई कैप, यानी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है, ये तो मतलब हुआ। चलो फिर से लिखते हैं, 4j, 4k। क्या ये वेक्टर इक्वल है? हाँ, क्या बात करता है बाबू मेरा, सबका डायरेक्शन अलग अलग है। अपोजिट कहाँ डायरेक्शन है? अलग अलग डायरेक्शन है, अपोजिट कहाँ है? अपोजिट तो -i होगा तब अपोजिट होगा। ये सबका डायरेक्शन अलग अलग है, ये वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है। किसको देख के बताते हो? यूनिट वेक्टर को बताते हो, यूनिट वेक्टर को देखते भाई। यूनिट वेक्टर, अब कहेंगे इसका यूनिट वेक्टर कौन है, तो तुम कहोगे क्या? इसका यूनिट वेक्टर कौन है, तो क्या लिखोगे? j। इसका यूनिट वेक्टर कौन है, तो k। बताओ इन सभी वेक्टर को क्या छीन लिया? इसका मैग्नीट्यूड को 1 बना दिया, मैग्नीट्यूड 1 लिख दिया। कुछ भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या कर दिया? 1 बना दिया। ठीक है, चलो अब हम कहेंगे ये ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर लिखो। कैसे लिखेंगे भाई? इसका यूनिट वेक्टर लिखो। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? चलो भाई फिर से समझते हैं। इस वेक्टर को क्या किया भाई? 4i को तुमने 4 से डिवाइड किया, यही ना काम किया। यानी किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से वो वेक्टर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोला मैं? किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से वो वेक्टर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखो, इसका ये यूनिट वेक्टर तुम ही लोग बोलोगे कि 4i का सर j का यूनिट वेक्टर j है, तो तुमने क्या किया भाई? 4j को डिवाइड कर दिया 4 से, यही तो j बना है। अब बता दो, इस वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। भाई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होता है भाई? उस वेक्टर को मॉड में लिख देना रहता है। लिख दो भाई मॉड में, नहीं लिख दोगे मॉड में? लिख दिया मॉड में। किसी वेक्टर को, यानी वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स, मैग्नीट्यूड किसके मैग्नीट्यूड से? उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। यानी ए वेक्टर जो है उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर में डिवाइड कर दे तो हमारा यूनिट वेक्टर निकाला है। याद कर लेगा सब बच्चा। ये ट्रिपल स्टार का बात है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चे के दिमाग में होना चाहिए। फिर से एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? कोई वेक्टर लिखा बी वेक्टर, इस बी वेक्टर का कहेगा यूनिट वेक्टर निकालो भैया। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकलने के लिए बी कैप लिखेंगे। इस बी वेक्टर को लिखेंगे पहले ऊपर में, और इस बी वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दें। ठीक है, समझ रहा है? चलो भाई, मान लो कि ए बी वेक्टर है, इस वेक्टर का क्या निकालना है भाई? यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए बी कैप निकालना है। तो ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, आ गया? चलो भाई, अब ए वेक्टर को अगर हम ऐसे लिख दें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए कैप, बात सही है कि गलत है? बात सही है कि गलत है? 200% बात सही है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो, उसका क्या लिख दो? यूनिट वेक्टर लिख दो। अब बताओ कोई बच्चा कि ये यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है?
ये यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है? वेरी गुड, डायरेक्शन बता रहा है। यानी किसी वेक्टर का अगर डायरेक्शन पूछ रहा है तो उस वेक्टर का क्या निकालो? यूनिट वेक्टर निकालो। बताओ, इस वेक्टर का डायरेक्शन पूछ रहे हैं, क्या कहोगे? आई कैप। क्या देखा? यूनिट वेक्टर बताया। यानी किसी भी वेक्टर का अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर दे दिया और कहेगा भैया इसका डायरेक्शन निकालो, चलो एक वेक्टर ले ले, एक वेक्टर ले लेते हैं, कहेगा इसका डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन पूछे, मान लो कि एक वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर ले लिया, क्या ले लिया भाई? 4i कैप प्लस 3j कैप ले लिया। ये एक वेक्टर है, कहेगा इस वेक्टर का डायरेक्शन बताओ। इसका क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा? डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर निकालो। दोनों बात एक ही चीज है, या तो यूनिट वेक्टर पूछे या डायरेक्शन पूछे, बात क्या है भाई? सेम है। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालने का सीखा? ए वेक्टर में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, यही ना सीखा। ए वेक्टर कौन है बताओ? 4i कैप प्लस 3j कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये तो सीखा ही नहीं। किस बच्चे को पता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आई का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर लो, और क्या लिखो? 3 का स्क्वायर लिख लो, 9, और अंडर रूट लगा लो, 16 प्लस 9 अंडर रूट लगा लो, 25, 25 का अंडर रूट लगा लो, क्या होगा? 5। इसको 5 से क्या कर दो? डिवाइड कर। ठीक है, फिर से समझ लो। किसी वेक्टर का अगर ऐसे फॉर्म में आई और जे फॉर्म में ऐसे दे दिया तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले भाई? ये तरीका है। आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर करो और अंडर रूट लगाओ, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आई का कॉफिशिएंट 4 है, 4 का स्क्वायर 16 किया, जे का कॉफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर 9 किया, 9 और 16 25, अंडर रूट लगाया 5, 5 से डिवाइड करोगे तो ये जो बन गया वो यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन दोनों निकल गया। कैसे लिखेंगे भाई? 4/3 आई कैप प्लस में 3/5 जे कैप, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। अब एक चीज बताओ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है? ध्यान से देखो, ये मैग्नीट्यूड 1 है। इसमें इतना विकराल है पर इसका मैग्नीट्यूड 1 है। कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हो बताओ? आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करो, 4/5 का स्क्वायर करो, फिर क्या करो? 3/5 का स्क्वायर करो, 9/25 करो, देखोगे 25/25 हो जाएगा। अंडर रूट निकालोगे, क्या आएगा बताओ? 1 आएगा। भाई ये मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का 1 ही है। फिर से समझ लो, यही चीज है एग्जाम में, यही चीज पूछेगा। कोई वेक्टर पूछेगा, देगा और कहेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेगा, अंडर रूट लगाएगा, क्या निकलेगा? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा। मैग्नीट्यूड निकल गया तो उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा भाई? यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। बट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ? 1 होता है। चेक करके देखो, फिर से आई का स्क्वायर करो, जे का स्क्वायर करो, देखोगे स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट लगाओ, फिर से 1 आ रहा है। ठीक तो है। इस पूरे ए कैप का यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है बताओ? 1 है। चलो समझ गया सब बच्चा? समझ जाओ। एक छोटी सी और बात, मान लो कि कोई ए वेक्टर दे दिया और यहां दे दिया आई प्लस जे प्लस के, और कहेगा इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट 3। अब ये कैप कैसे निकालोगे बताओ? आई को प्लस जे को प्लस के को डिवाइड कर देंगे कितना से? √3 से। क्या होगा? 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर है। और इस यूनिट वेक्टर का अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे फिर से 1 आएगा, परंतु निकालना नहीं है, बट ये फील करना है यहाँ पे कि ये हमारा यूनिट वेक्टर है। ये इस वेक्टर का क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। समझ गया?
अरे 1 कैसे नहीं होगा यार, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है, हैं? 1 कैसे नहीं होगा? किसी चीज को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो आएगा भाई। कभी नहीं 1 नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ गया सब बच्चा? लिखना था, अभी लिखाते हैं। लिखना था, लिखिए, लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा। लिखना है सिर्फ ये कि ध्यान ये देना है कि किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे।